चलें जी, अब हो रही होगी स्क्रीन आपको शो। जी सर, हो रही है। कंडीशनल बार, क्या जी? कंडीशनल बार। ये कंडीशनल बार है, ठीक है। पीछे हमने पढ़ा था कि वो बार टू सोर्स, एक एडिशनल एब्सोल्यूट बार, कंडीशनल बार। कंडीशनल बार आपका है जी आपका, फिर वही, ठीक हो गया। कंडीशनल बार में क्या आ जाता है? कंडीशनल बार में जो चीजें आ जाती हैं, एक है कंडीशन, जिन पे कंडीशंस होती है, ठीक है। सूट बाई एलियन, सूट बाई एलियन, ठीक है। सूट्स बाई एलियन, ठीक है। ये आपका आर्टिकल सेक्शन 83 में बताता है, ठीक है, कि सूट बाई एलियन। एलियन होता है कि ऐसा, ऐसे मुल्क का बाशिंदा जिसके साथ हमारी दुश्मनी हो, जैसे इंडिया का बाशिंदा है या इसराइल का बाशिंदा है, ठीक है। वो पाकिस्तान में अगर सूट फाइल करता है, वो पाकिस्तान में सूट फाइल नहीं कर सकता। हाँ, अगर करता है तो उसके लिए उसने कंडीशन है उस पे कि वो उसने फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है। फेडरल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है। परमिशन अगर फेडरल गवर्नमेंट दे देती है तो देन वो सूट फाइल कर सकता है। तो क्या दूसरी है कि जी, जो एलियन सूट करेगा उस पे भी बार है कि वो भी सिविल कोर्ट नहीं सुन सकती। हाँ, उनको इजाजत मिल जाए फिर सुन सकती है, ठीक हो गया। इसी तरह सूट बाई फॉरेन स्टेट्स है, बाई फॉरेन, फॉरेन स्टेट, ठीक है। FOREIGN, ठीक हो गया। फॉरेन स्टेट्स, ये भी आपकी कंडीशनल बार है, ठीक हो गया जी। आगे आपका आ जाता है थर्ड, कि आपकी स्पेशल बार। स्पेशल बार, कोई स्पेशल बार क्या है? स्पेशल बार, स्पेशल बार में आपका आ जाता है, स्पेशल बार में क्या आ जाता है? आपका आ जाता है यही कि आपका ब्रीच ऑफ ओ चैरिटीज से रिलेटेड कोई अगर ऑफेंस है, ठीक है। सूट फॉर चैरिटीज, चैरिटीज जैसे आपका, जैसे ईदी ट्रस्ट है या शौकत खनम ट्रस्ट है, ठीक है। वहाँ उनके अगेंस्ट या उनकी फेवर, उनकी तरफ से या उनके अगेंस्ट कोई सूट फाइल करता है तो उसके लिए परमिशन ली जाती है। किससे परमिशन ली जाती है? और मतलब वो सूट कर सकता है आपका एजी, एडवोकेट जनरल, ठीक है। वो एडवोकेट जनरल कर सकता है, ठीक है। कौन? एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल, या फिर टू, मतलब टू पर्सन्स विद परमिशन ऑफ, या फिर आपका टू पर्सन विद परमिशन ऑफ एडवोकेट जनरल, जनरल, ठीक हो गया। ये आपका विद परमिशन ऑफ एडवोकेट जनरल। ये आपका 92 में बता रहा है, सेक्शन 92, ठीक है। सेक्शन 92। आगे लास्ट वन कहता है कि जी एक्सप्रेस बार। एक्सप्रेस बार क्या है? एक्सप्रेस बार, ठीक है। एक्सप्रेस बार,
एक्सप्रेस बार क्या कहती है? एक्सप्रेस बार के बारे में वो बताता है आपका एक आपका एक्सप्रेस बार के बारे में आपको बताता है उसमें आपका आ जाता है सर ये एब्सोल्यूट और एक्सप्रेस एक ही नहीं होती सर? एब्सोल्यूट और एक्सप्रेस एक चीज नहीं है। एक्सप्रेस बार में आपको आ जाता है आपके जो एक्सप्रेसली जो जिनको रोका गया है वो आपके क्रिमिनल केसेस हैं या रेवेन्यू केसेस हैं या फैमिली लॉज हैं, ठीक है, ये है। इन पे भी बार है। जैसे आप सिविल कोर्ट में आपका लेके आ जाते हैं फैमिली केस, तो वो भी नहीं सुन सकती, ठीक है। इसी तरह आपका कोई रेवेन्यू का केस ले आ सकते हैं, वो भी नहीं सुन सकती, ठीक है। आपका इसमें आ जाता है क्रिमिनल या आपका फैमिली या आपका रेवेन्यू, ये एक्सप्रेस बार है, ठीक है। इन इन ये भी ऐसे भी क्या चीज? जेंट मैटर्स आवाज नहीं आई। सर, जेंट मैटर्स। हाँ हाँ, वही वही जो आपका इंच के से हट वो के रेवेन्यू में आ जाना। वो इसमें आ जाती है, ठीक हो गया। वो आपका नहीं कर सकते, ठीक हो गया जी। ये आपका सेक्शन 9 है। आगे जो एक नई एडिशन की है ना उन्होंने कि जी इम्प्लाइड की जगह पे उन्होंने लिख दिया है बाई जनरल आर स्पेशल लॉ, ठीक है, बाई जनरल आर स्पेशल लॉ, ठीक है। वो क्या है आपका 5 में वो बताता है बाय जनरल और स्पेशल लॉ, बाय जनरल और स्पेशल लॉ जो बार हैं वो कौन से हैं? चले वो बाय जनरल और स्पेशल लॉ में आपका आ जाता है चलें जी, लास्ट वन है आपका बाई जनरल और स्पेशल लॉ। उसमें आपका आ जाता है कि एक्ट ऑफ स्टेट, एक्ट ऑफ स्टेट। उसके बाद आपका आ जाता है पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी। उसके बाद आपका आ जाता है स्पेशल ट्रिब्यूनल, ठीक है। ये आपका है जी कंप्लीट सेक्शन 9। सेक्शन 9 पे जो कंप्लीट सवाल बनता है वो ये है, ठीक है। सेक्शन 9, सेक्शन 9 पे वो क्वेश्चन आ जाता है जी अल्टीमेट सिविल कोर्ट इज अल्टीमेट जुरिसडिक्शन टू ट्राई ऑफ सिविल सूट्स, ठीक है, डिस्कस। वो ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो फिर आपने ये नहीं लिखना है कि जी सिविल कोर्ट हैव ट्राई टू ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर। उसके बाद आपने सिविल नेचर के सूट्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद आपने सिविल नेचर के सूट्स को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपने बार बतानी है कि जी हाँ बिल्कुल सुन सकती है लेकिन ये सूट्स नहीं सुन सकती। उसमें आपने ये बताना है एब्सोल्यूट बार, कंडीशनल बार, स्पेशल बार या एक्सप्रेस बार या बाई जनरल आर स्पेशल लॉ जो बार होती है वो ये है। ये आपका सर कंप्लीट इसमें क्वेश्चन। ये 5th वाले में इसका ए और बी का थोड़ा सा बता दें, इसको एलेबोरेट थोड़ा कर दें। पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक स्पेशल ट्रिब्यूनल तो जैसे कोई आपका सर्विस ट्रिब्यूनल बना देते हैं या इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना देते हैं या इस तरह का कोई है वो पब्लिक पॉलिसी का। मैडम पहले मैंने आपको एक जब हमने पढ़ा था वो एक जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट,
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। नासिर साहब आपको मैंने साइट लिखवाई थी, पब्लिक पॉलिसी की डेफिनेशन लिखवाई थी मफाद आमा के लिए जो होती है। नासिर साहब, वकास साहब, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के जो सेक्शन 10 है उसमें वो पब्लिक पॉलिसी की बताया गया है, वो उसके तहत जो पब्लिक पॉलिसी है मैडम, ये बाद में मैं आपको डिटेल के साथ इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। पहले मैंने बताया था, लिखवाया भी था, अब मेरे पास है लेकिन वो मुझे उठानी पड़ेगी, बुक्स नहीं है मेरे पास। ठीक हो गया जी, ये आपका सेक्शन 9 है। आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, आ रही है। जी सर, आ रही है। चलें जी, आ गया जी सेक्शन 10। सेक्शन 10 कहता है आपका कि जी, इसमें एक्सप्लेनेशन भी है। कहता है ए सोर्स ठीक है, कहता है a suit in which right to property of an offense is contested is a suit of civil nature। अगर कहता है कि ऐसा सूट जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी हो या कोई ऑफिस हो, जैसे आपकी जायदाद है, ठीक है, वो मूवेबल है या इमूवेबल है, गाड़ी का सूट करते हैं या घर का सूट करते हैं, जमीन का सूट करते हैं, ठीक है, वो आपका क्या है, वो सिविल नेचर का सूट है, ठीक है, गाड़ी का या ऑफिस का वो सिविल नेचर का सूट है। आगे कहता है ना, बावजूद इससे नॉट विथस्टैंडिंग एनी दैट सच राइट डिपेंड इंटायरली ऑन द डिसीजन ऑफ क्वेश्चन एज टू रिलीजियस राइट्स या सर्मनीज। ठीक है, कहता है कि आपका जो सूट्स है प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई ऑफिस से रिलेटेड, वो प्योरली सिविल नेचर का सूट है, बावजूद के इसके कि जी उसका क्वेश्चन, उसका जो राइट है वो डिपेंड कर रहा है किसी रिलीजियस राइट्स पे या सरमनीज पे, रिलीजियस राइट या सरमनी पे, ठीक है। आगे आपका एग्जांपल जी, सर, इसकी कोई एग्जांपल मतलब एग्जाम्पल के मैं बता रहा हूँ ना मैडम कि आपका कोई प्रॉपर्टी का सूट है, कोई जायदाद, आपके घर का कोई केस है, सपोज के किसी किसी ने आपके वो मिस्टर नासिर साहब कहते हैं कि जी मैंने मैडम से घर एक एकड़ जमीन ली है, ठीक है, अब मैडम कहती है कि नहीं मैंने तो कोई नहीं सेल की, ठीक है, तो वो आपके खिलाफ जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करेंगे वो सिविल नेचर का सूट होगा, ठीक है। नहीं सर, ये तो पता है, लेकिन ये जो आप वो रिलीजियस कह रहे हैं या राइट्स और सेरेमनीज, वो कैसे, उसका मैं पूछ रही हूँ। क्या मैडम, आपकी ये जो प्रॉपर्टी है ना, जैसी मर्जी हो, ठीक है, जैसी मर्जी प्रॉपर्टी हो, ठीक है, कि आपने सपोज के कहती हैं कि जी ये मैंने जो जायदाद है ये मैंने दे दी है मस्जिद के लिए, ये एक कनाल मैंने मस्जिद बनाने के लिए दे दी है, ठीक है, तो ठीक। वो बेशक आपकी प्रॉपर्टी वो मस्जिद के लिए है, लेकिन फिर भी वो उस पे जो प्रॉपर्टी सूट होगा वो सिविल नेचर का होगा, जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, पता चल वो गया। आपकी सिविल नेचर का सूट होगा। कहता है कि जी ठीक है। आपकी जो प्रॉपर्टी है, नो मैटर नॉट स्टैंडिंग, मतलब बावजूद इसके कि उसका जो राइट डिपेंड कर रहा है वो किसी रिलीजियस सेरेमनी पे है, रिलीजियस पे है या किसी सेरेमनी पे है, ठीक है, तो वो अलहदा मैटर है, लेकिन वो कोर्ट किसने डिसाइड करना है, कोर्ट सिविल कोर्ट ने डिसाइड करना है, जी ठीक ठीक है, है। वो सिविल कोर्ट ने ही डिसाइड करना है। आ गया जी आपका सेक्शन 10। सेक्शन 10
सेक्शन 10 मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट अभी शेयर किया है जो कि है आपका डिफरेंस बताता है रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडाइस का। रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडाइस के आपका जो केस है, ठीक है, 10 क्या कहता है? 10 कहता है कि जी अगर एक सूट आपका पेंडिंग है, एक सूट आपका पेंडिंग है, तो दोबारा आप फ्रेश सूट नहीं फाइल कर सकते। ये सेक्शन 10 कहता है। सेक्शन 11 क्या कहता है? सेक्शन 11 कहता है कि जी एक सूट जो आपका पहले डिसाइड हो चुका है, फिर सेम टाइटल सेम पार्टीज के अगेंस्ट आप दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, आप दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकते। चलें जी, इसको हम पढ़ते हैं डिटेल के साथ। कहता है नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर in issue is directly or substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties। अच्छा, जहाँ पे वर्ड आता है शेल का, ये जो वर्ड है शेल का, जहाँ पे भी आपका ये शेल का वर्ड आएगा वहाँ पे आपने क्या करना है? आपने उसको हाईलाइट करना है। शेल का वर्ड जहां पे आ जाता है वो शेल का वर्ड बताता है मैंडेटरी। मैंडेटरी लाजमी उसको फॉलो किया जाएगा। आपका कोर्स बाउंड होती है, इन केसेस में कोर्स बाउंड होती हैं कि लाजमी कोर्स ने वही फॉलो जो जहाँ पे शेल आएगा वो उनको फॉलो करेंगी। कोर्ट के पास और कोई जो है सोर्स नहीं रहता, कोई ऑप्शन नहीं रहता कि उनको फॉलो ना करें। कहता है नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट in which subject matter is directly or substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties। कि कहता है कि कोई भी कोर्ट, ये नो में आ जाता है कि कोई भी कोर्ट नहीं सुनेगी ऐसा केस जो कि डायरेक्टली या सब्सटेंशली इन इशू आपका प्रीवियसली सूट प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में इन इशू हो। ठीक है, अब कहता है कि जी डायरेक्टली, डायरेक्टली क्या कि जी आपका सपोज के नासिर साहब ने पैसे लेने हैं वकास साहब से। ठीक है, उनके खिलाफ जो उनका केस चल रहा है, ठीक है, उनके खिलाफ उनका केस चल रहा है, उन्होंने केस किया हुआ है वकास साहब के खिलाफ और वो केस चल रहा है, तो वो आपका दोबारा सूट ना नहीं करेंगे। वो डायरेक्टली केस पे वकास साहब पे, वो कह रहे हैं डायरेक्टली। आगे कहता है सब्सटेंशली। सब्सटेंशली क्या होता है कि या ये तो डायरेक्टली है कि वकास साहब से, ठीक है, इनके खिलाफ चल रहा है, या सब्सटेंशली, सब्सटेंशली कह रहा है कि जी वकास साहब के साथ कोई और भी इंटरेस्टेड पर्सन था, ठीक है, उनके खिलाफ भी अगर सूट चल रहा है तो दोबारा आप वकास साहब के खिलाफ नहीं कर सकते। ठीक है, वकास साहब के खिलाफ नहीं कर सकते। जैसे सपोज के आपका वकास साहब जो है वकास साहब के लीगल हेयर्स के खिलाफ सूट चल रहा है, ठीक है, डायरेक्टली वकास साहब के नहीं, लीगल हेयर्स के खिलाफ चल रहा है, तो ये आपका सफिशिएंट होगा, उस पर भी सेकंड 10 अप्लाई होगा, उस पे दूसरों पे अप्लाई मतलब सब्सटेंशियली है कि जी इंटरेस्टेड पर्सन के खिलाफ भी आप कर रहे हैं तो फिर भी आप सेक्शन 10 के तहत दोबारा नहीं आ सकते। डायरेक्टली या सब्सटेंशियली जो इशू होता है पिछली प्रीवियस मतलब अगर कोई पहले सूट हो गया है तो वो दोबारा सूट आप कोर्ट नहीं सुन सकती बिटवीन सेम पार्टीज, बिटवीन सेम पार्टीज के खिलाफ, और बिटवीन द पार्टीज अंडर होम they or any of them claim litigating under the same title where such suit
is pending in the same or any other court in Pakistan having jurisdiction to grant relief or claim. सिंपली यहाँ तक यही बताया गया कि जी अगर आपका एक सूट जो कि पहले पेंडिंग है, ठीक है, एक सूट जो कि पहले पेंडिंग है, तो सेम पार्टीज के खिलाफ सेम टाइटल में, सेम पार्टीज के खिलाफ सेम टाइटल में आप दोबारा सूट फाइल, ये दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकते। एक तो सेम पार्टी सेम पर टाइटल के खिलाफ आप दोबारा सूट नहीं कर सकते, ये बताया गया है आपका सेक्शन 10 में। अगर वो सूट्स पहले एक पेंडिंग है और वो भी ऐसी कोर्ट में पेंडिंग है जिसके पास राइट बनता है, जिसकी जुरिस्डिक्शन बनती है और जो कि वो क्लेम दे भी सकती है। सपोज के 5 लाख का दावा है, वो सिविल जज क्लास 3 के पास चल रहा है, ठीक है, तो दोबारा आप वो नहीं कर सकते उसी सेम टाइटल का सूट सेम पार्टीज के खिलाफ। आगे आपका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि हाँ, अगर वो सूट आपका जो पेंडिंग है वो फॉरेन कोर्ट में है, तो आप फिर पाकिस्तान कोर्ट में फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं। ये था सेक्शन 10। सेक्शन 10 ऐसा कोई आपको कोई मुश्किल नहीं है। सेक्शन 10 तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर डायरेक्टली और सब्सिक्वेंटली को एक बार दोबारा से डिफाइन कर दें। सब्सटेंशियली डायरेक्ट, हाँ, एक तो पर्सन मैडम डायरेक्ट किसी पर्सन से आपका क्लेम है, अगर वो उसके खिलाफ करते हैं, या फिर सब्सटेंशियली में आ जाता है कोई इंटरेस्टेड पर्सन के खिलाफ जो है। उनके साथ कोई आपका जो सबसे इंटरेस्टेड पर्सन है उनके खिलाफ। एक्सक्यूज मी सर। जी मैडम। सर ये वैसे ये मतलब पढ़ने में तो ठीक ही लग रहा है सर। ये जो लाइंस रह गई हैं कि ये जो और एनी अदर कोर्ट इन पाकिस्तान, यहाँ से लेके एंड तक जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट लिखा है, इसका कोई खास मतलब तो नहीं है? बस ये पढ़ने की हद तक सिंपल सिंपल ही है। सेम वही है बस मैडम। ये जो आप कह रही है ना कि इन सेम टाइटल इन अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट टू ट्राई दी सब्सिक्वेंट सूट, ठीक है, कि वो दोबारा जो केस सब्सिक्वेंट सूट कौन सा है, जो बाद में फ्रेश सूट फाइल करते हैं। पहले एक सूट कॉम्पिटेंट कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, तो दोबारा सब्सिक्वेंट सूट नहीं कर सकता, या सूट विच हैज बीन सब्सिक्वेंटली रेज्ड जो कि बाद में आया है, एंड हैज बीन हियर्ड एंड फाइनली डिसाइड, सॉरी ऊपर है ये, कि सर वही मैं in कहूँ, any other court having jurisdiction to grant a relief in court, कि आपका जो पहला केस है वो एक जगह पे चल रहा है जो कि कंपिटेंट कोर्ट में चल रहा है, या एनी अदर कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट्स एस्टैब्लिश्ड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट आर लाइक जुरिस्डिक्शन आर बिफोर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। वो भी वही कह रहा है कि जी आपका वही केस किसी पेंडिंग है कोर्ट में अगर हो, किसी दूसरी हाँ जी, कोर्ट में हो, किसी कोर्ट, ठीक है। सपोज के एक ठीक है आपका कोर्ट लॉर्ड में क्लेम चल रहा है, एक दूसरा फिर दावा कर देते हैं मुल्तान में, ठीक है, तो वो जी जी भी सेम में आ जाएगा, ठीक है, कि उसके खिलाफ भी अगर मुल्तान में चल रहा है तो उसके खिलाफ भी आपका जो करेंगे तो सेक्शन 10 अप्लाई होगा। जी। और चाहे फेडरल मतलब सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में, अगर वही दावा केस मतलब होगा। जो अपील वगैरह अभी अपील भी कंटिन्यूशन ऑफ सूट होती है, अपील भी जी बिल्कुल ऐसे। कंटिन्यूशन ऑफ सूट होती है, कि आपका दावा है अपील स्टेज पे चल रहा है, मतलब अभी दावा हुआ उसकी अपील चल रही है, तो ये समझ जाएगा कि अभी दावा चल रहा है, अभी दावा चल रहा है। चल रहा है। ठीक हो गया ये है। ठीक है।
सर जी मैडम। इसमें जो आपने डायरेक्टली और सब्सटेंशियली का बताया कि अगर पर्सन एक पर्सन के खिलाफ डायरेक्टली चल रहा है और फिर आप दूसरा उसको इंटरेस्टेड पर्सन के खिलाफ करते हैं, तो इसमें तो सर मैटर इन इशू की नहीं बात हो रही। मैटर इन इशू, हाँ इंटरेस्टेड पर्सन के खिलाफ हो सकता है ना, आप इंटरेस्टेड पर्सन के खिलाफ तो मैटर इशू सेम हो सकता है। मैटर इन इशू क्या है? मैटर इन इशू सपोज कि आपने 5 लाख लेना है, ठीक है, ये मैटर इन इशू है। जो आपका सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहा है या क्लेम की बात कर रहा है, उसकी बात कर रहा है। जी ठीक। आगे जी आपका सेक्शन 10 ओ सेक्शन 11। सेक्शन 11 आपका, सेक्शन 10 क्या था? वो था सब जुडाइस, कि आपका सूट पेंडिंग था, आपका सूट पेंडिंग था, ठीक है। सेक्शन 11 क्या है? सेक्शन 11 आपका सूट डिसमिस हो गया, ओ डिसाइड हो गया है। डिसमिस नहीं कहेंगे, डिसाइड कहेंगे। डिसाइड का मतलब है कि वो या तो डिग्री हो गया है या डिसमिस हुआ है। डिसाइड में ये दोनों चीजें आ जाएंगी। कहता है वही वर्डिंग भी वही है, सेम वर्डिंग है, और ऐसा कोई वर्डिंग भी चेंज नहीं है। वर्डिंग भी इसमें सेम सेम है, कोई चेंज नहीं है। कहता है आपका नो कोर्ट शैल try or suit in which matter directly or substantially in issue has been directly or substantially in issue in farmer suit between the parties or between these parties under whom they are claim litigating under the same title in court of competent to try the court a suit which has been subsequently raised and has been heard and finally decided by court, finally decided by कोर्ट। कहता है कि जी एक आपका केस जो कि डिसाइड हो चुका है, ठीक है, जिसमें जो आपका मैटर वो सेम था, क्या था? इशू सेम था और पार्टीज सेम थी, टाइटल भी सेम था, तो उसमें अगर पहले वो केस डिसाइड हो चुका है तो कोई कोर्ट दोबारा वो केस नहीं सुनेगी, ठीक है, कोई केस दोबारा केस वो नहीं सुनेगी। मैटर इन इशू का जो बताता है, मैटर इन इशू का मतलब वो बताता है कि मैटर इन कंट्रोवर्सी, मैटर इन कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी क्या है? कंट्रोवर्सी के मतलब जो आपका क्लेम है, ठीक है, जो आपका क्लेम है, जो आपका क्लेम है, जो इसमें साइटेशन है PLD 1949 सुप्रीम कोर्ट लाहौर पेज 16, वो बता रहे कि मैटर इन इशू से मुराद आपका मैटर इन कंट्रोवर्सी है। एक्सक्यूज मी सर, ये जो अंदर लिखा हुआ है अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेम, ये वही बात है जो आपने की है कि या तो कोई पार्टी हो या फिर उसका कोई और इंटरेस्टेड पार्टी उसके साथ हो, जैसे कि उसके लीगल हेयर्स, हाँ जी, इसका यही मतलब है? ये वही मतलब है, वही मतलब है, ये ठीक है। ठीक है। अगर वो ऐसा हो चुका है तो दोबारा उनके खिलाफ अगर केस एक डिसाइड हो चुका है तो उनके खिलाफ वो नया सूट फाइल नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो सेक्शन 10 है इसमें आपकी 5-6 एक्सेप्शन एक्सप्लेनेशन हैं, इनको आपने अच्छी तरह समझना है, इनको आपने अच्छी तरह समझना है। वो ये बस सेक्शन 11 की एक्सप्लेनेशन है, सेक्शन 11 को मजीद इलाबोरेट करें। क्या
जैसे कहते हैं कि ये आपका फार्मर सूट की बात करता है, तो फार्मर सूट को एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में बताया है। फार्मर सूट का बताता है कि जी ऐसा सूट जो कि इस सूट से पहले डिसाइड हो चुका है, ठीक है, इस सूट से पहले डिसाइड हो चुका है, उसको कहते हैं फार्मर सूट। उसको क्या कहेंगे? फार्मर सूट। ठीक हो गया। फार्मर सूट की वो डिफाइन कहते हैं, एंड शैल डिनोट द सूट व्हिच हैज बीन डिसाइडेड प्रायर टू दिस सूट, प्रायर टू सूट ऑफ सूट इन क्वेश्चन। सूट इन क्वेश्चन, सूट इन क्वेश्चन क्या है? सूट इन क्वेश्चन अभी 2020 में जो केस चल रहा है, ये सूट इन क्वेश्चन है। अब 2020 से जो पहले सूट डिसाइड हो चुका है सेम टाइटल सेम पार्टीज के दरमियान, तो वो क्या होगा? वो फार्मर सूट होगा। तो सेक्शन 11 में क्या कहता है कि फार्मर, अगर एक आपका क्लेम फार्मर सूट में डिसाइड हो चुका है, तो उसके लिए फिर फ्रेश सूट नहीं दायर किया जाएगा, ट्राई नहीं कर सकती कोर्ट। आगे है जी 2, एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 2, एक्सप्लेनेशन 2 में आपका सिंपली बताता है कि जी आपका जो फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द competence of court shall be determined irrespective of any provision या right of appeal from the decision of court, irrespective of right to any provision या right to appeal of from decision of such court। पीछे देखें, जो पहले हम चीजें पढ़ चुके हैं वही उसको एक्सप्लेन कर रहा है। कहते पीछे हमने क्या पढ़ा था कि जी इन द कोर्ट ऑफ compete in a court competent to try the suit, ठीक है, in a court competent to try to suit। सपोज कि अगर आपका ये कंपिटेंस की बात कर रहा है, अब आर्डर 37 का देखें, आर्डर 37 का दावा हम कहाँ करते हैं? आर्डर 37 का दावा हम करते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के पास करते हैं, वो साइन कर देता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को, ठीक है। आपका आर्डर 37 डिस्ट्रिक्ट जज के पास करता है। बाद में जो दावा सब्सिक्वेंट दावा करेंगे वो भी आप करेंगे अगर डिस्ट्रिक्ट उस कोर्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में, तो वो तो आपका होगा, उस पे सेक्शन 11 अट्रैक्ट करेगा। अगर आप किसी दूसरी कोर्ट में चले जाते हैं तो वो तो वैसे इनफ्रक्शस होगा, वो आप कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट टू ट्राई दिस सूट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में भी वही कह रहा है कि जी कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है? इन द कोर्ट कॉम्पिटेंस ट्राई शैल बी डिटरमाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी राइट या अपील। ये आपने नहीं देखना कि उसके खिलाफ कोई अपील कहाँ होगी या कोई प्रोविजन लग रही है या नहीं लग रही, ये आपने नहीं देखना। आपने सिर्फ देखना है कि जी क्या वो कोर्ट ये केस सुन सकती है या नहीं, ठीक है। कि आपका दोबारा एक आर्डर 37 चल रहा है डिस्ट्रिक्ट जज के पास, ठीक है, तो दोबारा जो केस आएगा डिस्ट्रिक्ट जज के पास ये आर्डर 37 का, उसको स्टे कर दिया जाएगा, ठीक है। ये नहीं देखना कि उस डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के खिलाफ कोई आपकी अपील कहाँ जाएगी या कोई स्पेशल प्रोविजन लग रही है या नहीं लग रही, आपने नहीं देखना। वो आपकी कोर्ट जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की होगी वो भी आपकी कॉम्पिटेंट होगी, ठीक हो गया। एक मिनट रह गया है, तो उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास लूँगा और आपकी नई मीटिंग स्टार्ट करूँगा। अगली मीटिंग एक लास्ट होगी। आज मैडम भी कह रही है इंग्लिश वाली कि वो भी 10-15 मिनट क्लास लेंगी, तो मेरी आज तबीयत ख़राब है। नेक्स्ट मीटिंग हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर मैं मैडम से पता करूँगा, नहीं तो फिर छुट्टी होगी। जी मैडम। सर ये फिर 1 मिनट में सर इसी को जरा दोबारा बता दें कि एक नई ऑर्डर मीटिंग मैं 37 स्टार्ट करता हूँ, परेशान ना हो। वो 40 मिनट आप हम आधा घंटा 40 मिनट और पढ़ेंगे।
जी सर, ये चलें साथ ही कॉन्सेप्ट हो जाता है ना क्लियर। सर आपने ये जो बताया कि ऑर्डर 37 का दावा हम डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में करते हैं, तो दोबारा वही दावा हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मतलब जज की